गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एशियन ट्यूटोरियल विथ जियाउद्दीन सर। आज हम आप लोगों को क्या है एक बहुत ही कक्षा 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, संयोजकता। ये सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, दोनों के ही एग्ज़ाम में क्या है इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से कम तो क्या है 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसलिए क्या है हम लोगों को संयोजकता को समझना है। संयोजकता क्या है? तो संयोजकता को हम अगर डिफिनेशन के रूप में समझे या फिर परिभाषा के रूप में, तो तत्व के संयोग करने की शक्ति को संयोजकता कहा जाता है। यानी कि कोई भी परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा संयोजकता। जैसे कि हम लोग इस बात को अगर समझ पाएँ तो फिर संयोजकता को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड का अगर हम लोग को सूत्र लिखना है तो सोडियम और ऑक्सीजन NaO या फिर NaO2 या फिर Na2O या फिर Na2O2 या फिर Na3O, आखिर ऐसे कितने सारे लिखे जा सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड अगर लिखना है तो MgCl या Mg2Cl या फिर Mg2Cl2 या फिर MgCl2 या फिर Mg3Cl2, इनमें से कौन सा सही है? तो हमें तो पता है, हम चूँकि संयोजकता को समझते हैं, वैलेंसी को समझते हैं, तो हम स्पष्ट जानते हैं कि सोडियम ऑक्साइड का सही सूत्र ये है और मैग्नीशियम क्लोराइड का सही सूत्र ये है। जैसे ही आप पहले से जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है H2O। H2O कभी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं H2O2 या फिर क्या है HO2 या फिर हम कैसे इस तरह से H3O, ये सब गलत है। सही कौन सा है? H2O। तो ये आखिर जो जल का सूत्र है, यानी जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन के मिल करके बना है, उसका सूत्र H2O क्यों है? H3O क्यों नहीं है? H2O2 क्यों नहीं है? और HO2 क्यों नहीं है? तो इसके लिए हम लोगों को समझना ज़रूरी है संयोजकता को। तो संयोजकता को समझने के लिए क्या है, पहले इस बात को समझना होगा कि सोडियम 11 नंबर पे है। अगर सोडियम 11 नंबर पे है तो आखिर सोडियम 11 नंबर पे क्यों है? क्योंकि सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 है। सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। प्रोटॉन को P+ से अगर दर्शाएंगे तो 11 है। और सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या है? 11 है। जितनी उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। हाँ, न्यूट्रॉन की कमी बेसी हो सकती है। जैसे सोडियम में न्यूट्रॉन कितना है? 12 है। जब कैल्शियम की बारी आएगी तो कैल्शियम 20 नंबर पे है। तो इसमें क्या है, कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20 होगी और न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? 20 होगी। बस स्पष्ट आपको ये जानना है कि जितनी जिसकी परमाणु संख्या उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, या उल्टा जितने जिस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही उस तत्व के नाभिक उतना ही क्या होगा, उस तत्व का परमाणु संख्या होगा। और दूसरी बात क्या है, जितना जिसके पास क्या होगा प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब मान लीजिए कि सोडियम है तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आखिर किसी भी परमाणु के चारों ओर या परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है तो कैसे रहता है? पहले बहुत सारे अवधारणाएं थे कि सबसे पहले जे टॉमसन का कहना था कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु है सभी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए हैं। ये तो कब का हो चुका है डिसाइड। बट पहले ये माना गया कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के पास धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। जो धन आवेश कैसे होते हैं, बिल्कुल जैसे अगर आप केक को देखेंगे तो केक के अंदर जो मेवा होता है वो सूखे मेवे के तरह से माना गया कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और बाकी सारा भाग क्या है, बाकी सारा भाग क्या है, प्रोटॉन है, यानी धन आवेशित है और ये क्या है, ऋण आवेशित है। लेकिन इसे और आगे चल करके इस रूप में समझा गया। जे टॉमसन ने कहा कि क्या है कि मान लीजिए कि एक तरबूजा है और तरबूजे के अंदर जो खाने वाला भाग है, ये वाली भाग, ये क्या है, ये धन आवेशित है, यानी ये पॉजिटिव वाले भाग है। और जो उसके अंदर जो दाना होते हैं तरबूजे का, उसे इलेक्ट्रॉन के रूप में समझा जा सकता है। फिर से समझा रहे हैं हम आप लोगों को।
जब इलेक्ट्रॉनों के बारे में लोगों ने जाना और प्रोटॉन के बारे में जाना, तो प्रोटॉन को माना कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है यानी धन आवेशित है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है। तो जिस प्रकार से जो केक होता है, तो केक के ऊपर इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं परमाणु के अंदर, तो जिस प्रकार से किसी केक के ऊपर जो ये चेरी रखा होता है, वो चेरी मेवा जो होता है उसके मुताबिक से माना जाता है कि ये ऋण आवेशित है, बाकी बात जितने भी परमाणु के नाम चारों ओर है, इस भाग को हम लोग धन आवेशित कह सकते हैं। लेकिन बाद में इसी बात को इसी जोड़ कर कहा गया कि मान लीजिए कि एक तरबूजा है, तो तरबूजे के जो खाने वाले भाग है, लाल वाले भाग, वो क्या है, धन आवेशित होते हैं। बाकी जो ये उसके अंदर दाना है तरबूजा का, वो ऋण आवेशित है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रहते थे तरबूजे के अंदर दाने के रूप में। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, बोरबरी आए और उन्होंने बताया कि आखिर परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे पहले बोरबरी स्कीम को। बोरबरी स्कीम, आखिर बोरबरी स्कीम क्या है, बोरबरी स्कीम तो क्या है, आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि बोरबरी स्कीम क्या होता है। रख लीजिए, ठीक है। देखते हैं बोरबरी स्कीम क्या होता है। बोरबरी स्कीम है ना। बोरबरी स्कीम क्या होता है, बोरबरी के कथन के अनुसार यानी कहने के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले किसी भी परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक निश्चित स्थान यानी एक निश्चित कक्षा यानी कि कोश में घूमते रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये किसी भी परमाणु का क्या है, किसी परमाणु अंग्रेजी में से एटम कहते हैं, उसका क्या है, नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा, इस प्रकार से इन कक्षाओं में वह घूमते रहते हैं और इसे मान लो कि ये नाभिक है। तो इस कक्षा को के कक्षा नाम दिया गया, जिसे n=1 भी कहते हैं, और इसे कहते हैं एल कक्षा, जिसे n=2 हम लोग 2 कह सकते हैं। इसे कहते हैं एम कक्षा और इसे n=3 कह सकते हैं, और इसे कहते हैं एन कक्षा, जिसे n=4 भी कहते हैं। तो बोरबरी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरबूजे के अंदर उसके दाने के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि जो केक का जो बर्थडे केक होता है उसके अंदर जो सूखे मेवे के तरह से भी नहीं रहता, बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं। तो प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। हालांकि नाभिक के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ही वो वैज्ञानिक थे थॉमसन के बाद, जिन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूजे के अंदर दाने की तरह से नहीं रहते हैं, बल्कि प्रोटॉन क्या होते हैं बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके चारों ओर रहते हैं। बट उन्होंने स्थान नहीं बताया। बट स्थान किसने बताया, स्थान बताया बोरबरी, और उन्होंने बोरबरी स्कीम लाया। और इन्होंने 2 बात कहा। पहला, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, ये तो किसका कहना था, ये रदरफोर्ड का कहना था। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कक्षाओं में चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और कैसे घूमते हैं, इस प्रकार से पहले कक्षा को मतलब कक्षाओं में घूमते रहते हैं। उन कक्षाओं का नाम उन्होंने दिया KLMN। फिर से बोरबरी स्कीम के मुताबिक परमाणु के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में जितनी जिसके पास ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के मुताबिक उन कक्षाओं में वो घूमते रहते हैं। और परमाणु के इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। परमाणु के कक्षाओं को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, ठीक है, एनर्जी लेवल। तो परमाणु के कक्षाओं को नाम दिया गया KLM और N। और उन्होंने बोरबरी ने क्या बताया कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² के मुताबिक रहते हैं। 2n² का मतलब क्या है, मान लीजिए कि K कक्षा है, K कक्षा है का मतलब क्या है, n=1 है, और n जब 1 है तो हम लोग 2n² के मुताबिक कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर यानी 2 × 1 यानी कि 1।
और k इज इक्वल टू अगर हम लोग अगर दूसरी कक्षा ले लें l कक्षा, तो n इज इक्वल टू हम लोग 2 लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 मतलब कि 2n का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8। यानी कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी प्रकार से अगर m कक्षा की बात की जाए तो n इज इक्वल हो जाएगा 3, यानी कि 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, यानी कि तीसरे में कितना रहता है? 18। और इसी प्रकार से यहाँ कितना रहता है? 32। यानी कि बोरबरी के नियम के अनुसार परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित कक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं कक्षा को कोश भी कहते हैं, और कोश को अंग्रेजी में यानी कक्षा को अंग्रेजी में शेल कहते हैं, इसे ऑर्बिट भी कहते हैं। तो परमाणु के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन या रहने वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, रहते हैं, और उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और उन कक्षाओं के नाम क्या है? KLMN। जैसे n इज इक्वल टू 1 मतलब पहला कक्षा यानी कि K कक्षा, n इज इक्वल टू 2 यानी कि दूसरा कक्षा यानी कि L कक्षा, n इज इक्वल टू 3 यानी कि तीसरा कक्षा यानी कि M कक्षा, n इज इक्वल टू 4 यानी कि चौथा कक्षा यानी कि N कक्षा। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि परमाणु के नाभिक में घूमने वाले जो परमाणु के कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? 2n स्क्वायर के मुताबिक। 2n स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर हम K कक्षा के बारे में बात करें यानी n इज इक्वल टू 1 बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 यानी कि 1। और L इज इक्वल टू मतलब दूसरा कक्षा यानी L कक्षा यानी n इज इक्वल टू 2 यानी 2 इंटू n का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8। इसी प्रकार से 18 होगा और फिर इसी तरह से क्या होगा? 32 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ पाए कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्षाएं होते हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इन कक्षाओं का नाम है K, L, M और N। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 2, 8, 18 और 32। ठीक है। तो उन्होंने क्या है, ये बोरबरी का ही स्कीम है जिन्होंने कहा क्या कि परमाणु के अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जैसे तैसे नहीं रहते, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से रहते हुए कि निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। और पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। और इन कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा? ऊर्जा स्तर कहा। ठीक है। उन्होंने एक बात और कहा बोरबरी ने कि किसी भी परमाणु के कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अधिकतम बाहरी कक्षाओं में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर से, परमाणु के किसी भी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक बात और लिख दे रहे हम यहाँ पे, परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप लोग इसे भी क्या है स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर क्या है पेन से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब हम लोग क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोगों को क्या मिलेगा? संयोजकता मिलेगा। ठीक है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए ठीक है। रात के बज गए हैं 12 और मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आज हम आपको ये वादा किए थे कि आज हम संयोजकता वाले टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो, प्यारा सा वीडियो बना करके देंगे। तो क्या है, अब हम लोग संयोजकता को समझने की और कोशिश करते हैं, यानी संयोजकता को समझने का ये अंतिम समय है। इस बार आप लोगों को ज़्यादा ध्यान से और गौर से देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, बिल्कुल देखते रहना, और अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। संयोजकता को समझने से पहले हम इस बात को समझ चुके हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उन कक्षाओं का नाम है K, L, M और
N। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? 2, 8, 18 और 32। अब मान लीजिए कि सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। तो सोडियम के पास कितना है? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि सोडियम 11 नंबर पे है, उसमें प्रोटॉन 11 है, तो ऑब्वियसली जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 11। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो आप समझ सकते हैं, इसमें के नीचे 2 जाएगा, यानी पहले कक्षा में सोडियम के पहले कक्षा यानी के कोश में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दूसरे कक्षा का क्या नाम है? एल कक्षा। दूसरे का कक्षा क्या नाम है? एल कक्षा। एल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, एक दायां एक बायां, एक यहाँ एक वहाँ, एक जहाँ एक तहाँ, 8 को। ठीक है। उसके बाद 8 और 2 कितने हो गए? 10। लेकिन सोडियम के पास है 11, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा और भी आएगा सोडियम में, और वो होगा एम कक्षा, और उसके अंदर जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए सोडियम के बाहरी कक्षा, और इसमें हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात है कि जितने जिस तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को संयोजकता कह सकते हैं। हालांकि अभी और समझने की कोशिश करेंगे संयोजकता किसे कहेंगे। मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम, Mg। Mg हो गया 12 नंबर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? के नीचे के अंदर 2, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद के बाद एल कक्षा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और फिर अब बच गए 8 और 2 10, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। 12 में से 8 तो रख दिए हमने, 2 बच गया। 2 बच गया तो चला जाएगा एन कक्षा में। एन कक्षा का मतलब है उसमें चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का जो संयोजकता है वो, सॉरी, मैग्नीशियम का जो संयोजकता है वो कितनी है? 2 है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि सोडियम की संयोजकता 1 और मैग्नीशियम की संयोजकता 2। आखिर ये 1 और 2 कैसे है? 1 और 2 के इसलिए है क्योंकि कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये एक किसी को देना चाहता है, 2 ये किसी को देना चाहता है। जबकि आप बात करें क्लोरीन की, Cl जो कि 17 नंबर पे है, क्लोरीन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? क्लोरीन के पास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 17, और 17 हो जाएगा। तो क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं? तो के नीचे 2, एल के नीचे 8, एम के नीचे 18, 18 नहीं 17 ना, तो 7, 8 2 10, 10 और 7 17। इसकी अगर हम लोग इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ई वाला जो हम लोग बना रहे अभी। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 1 2, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब बच गए एम कक्षा, और एम कक्षा में देखिए एम कक्षा क्यों हो गया? क्लोरीन के पास 2 कक्षा नहीं है, 3 कक्षा। 3 कक्षा क्यों है? क्योंकि पहले में 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन रख लिए 2 ठो, दूसरे में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 8 2 10 हो गया। अब 2 कक्षा उसके भर गए तो तीसरा कक्षा को आना पड़ेगा। तो तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 7 को। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखिए ये वाला जगह खाली रह गया। तो खाली रह गया का मतलब क्या है? अगर क्लोरीन को अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, तो इसे किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जो कि देने के लिए तैयार है सोडियम। सोडियम इसे 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। और जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, तब बनेगा NaCl और बनेगा नमक। लेकिन अगर मैग्नीशियम अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो एक मैग्नीशियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी, एक मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का रख सकता है। तो एक क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन का रख सकता है तो हम लोग एक और क्लोरीन अगर ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन के एक और स्ट्रक्चर ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये एक और 1 2 3
4 5 6 7, देखिए ये वाला जगह खाली रह गया। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड अगर बनना है, देखिए सोडियम क्लोराइड बनना है तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और बना देगा सोडियम क्लोराइड। जबकि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड बनना है तो मैग्नीशियम के पास बाहरी कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो अपना बाहरी कक्षम 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, 8 को रखना चाहता है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा, तो क्लोरीन तो 1 ले सकता है, तो 1 क्लोरीन को 1 दे देगा यहाँ पे ऐसे, और 1 को किसको दे देगा, सॉरी ये दे दिया इसको ऐसे, और ये दे दिया इसको। अब बना देगा MgCl। तो जब सोडियम एक और रहेगा तो क्लोरीन एक और रहेगा, तो बनेगा NaCl। और जब क्या होगा, मैग्नीशियम एक और रहेगा और क्लोरीन 2 रहेगा, तब क्या बनेगा, MgCl2। यही बात या तो समझना हम लोगों को, क्या समझना है कि जब मैग्नीशियम क्लोराइड बनना है तो 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को देगा, जबकि सोडियम क्लोराइड बनना है तो 1 सोडियम 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। चूंकि एक क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो बनेगा NaCl, लेकिन जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बनाएगा MgCl2। इसी प्रकार से क्या है कि जल का निर्माण कैसे हुआ, जल का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 थी, यानी हाइड्रोजन के पास क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, तो इसका K कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, गया 1 इलेक्ट्रॉन। और जल बना हुआ ऑक्सीजन से, किससे बने हुए हैं, ऑक्सीजन से, ये ले लिए हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा, ये हुआ ऑक्सीजन का नाभिक, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में और दूसरे कक्षा में 1 2 3 4 5 6। देखिए ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपको इसके साथ देगा नहीं बल्कि साझेदारी करेगा, और एक और क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन ले ले यहाँ पे, इस प्रकार से ये भी एक हाइड्रोजन है, और इस स्थान को कैसे भर लेगा, ई वाला इलेक्ट्रॉन ले जाकर के भर लेगा। यानी कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को रख सकता है, तो बनाएगा H2O। इसे समझने के लिए और समझिए, अब हम लोगों को समझना संयोजकता को, क्या समझना, संयोजकता को, तो हम ज़्यादा ही क्लियर कर पाएंगे कि MgCl2 कैसे लिखाता है, NaCl कैसे लिखाता है, या H2O कैसे लिखाता है। तो आप इसे एक बार और स्क्रीनशॉट रखिए, फिर हम आपको संयोजकता लिखना सिखाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में संयोजकता सीखना होगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, बच्चा लोग परेशान हो जाएगा, वीडियो को देखते देखते बाद में बोलेगा सियाउद्दीन सर कितना लंबा वीडियो बनाते हैं। हालांकि हम बहुत ही जल्दी शॉर्ट ट्रिक में हम आप लोगों को संयोजकता सिखा देंगे। देखिए अब हम लोगों को संयोजकता समझना कि सोडियम का संयोजकता कितना है, तो सोडियम का संयोजकता कितना, तो सोडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन में सोडियम का कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, K के नीचे जाएगा 2, L के नीचे जाएगा 8 और M के नीचे जाएगा 1, तो सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए एल्यूमिनियम की संयोजकता, तो एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, K के नीचे 2, L के नीचे 8 और M के नीचे 3, इसकी संयोजकता 3। क्यों 3? क्योंकि एल्यूमिनियम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम 10 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन को रखें, तो 3 को किसी को देना चाहेगा। जिस प्रकार से अभी क्या होता है, सोडियम क्लोरीन को दे रहा था, इसी प्रकार एल्यूमिनियम अगर किसी को देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन को देगा। और अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन है 17 नंबर पे, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, K के नीचे 2, L के नीचे 8, M के नीचे 7, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, 7, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। सब के सब क्या होता है, कोई भी परमाणु अस्थाई, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अस्थाई नहीं है।
दो बातें समझिए, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई, अस्थाई को अस्टेबल कहते हैं और अस्थाई को अनस्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल, अस्टेबल क्या होता है वो देखिए। जैसे कि अगर आप नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, नियोन 10 नंबर पे है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नीचे 2 और एल के नीचे 8। ना समझे भैया कि अस्टेबल क्या है? तो देखिए, मान लीजिए कि ये नियोन का न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये उसका पहला कक्षा में नियोन में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 गो। और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? दूसरा कक्षा में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। नियोन के बाहरी कक्षा में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नियोन खुश है, यानी अस्टेबल है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ना किसी से लेगा। इसी प्रकार से आर्गन है। आर्गन कितना नंबर पे है? आर्गन 18 नंबर पे है। 18 नंबर मतलब के नीचे 2, एल के नीचे 8 और एम के नीचे 8। ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए, यानी कि अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये हो गया 2 पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब कहानी ये है कि सोडियम जो है बनना चाहता है नियोन के जैसा। सोडियम किसके जैसा बनना चाहता है? नियोन के जैसा। नहीं समझे? सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसा था? 1 2 के नीचे के में 2, फिर एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर एम में कितना? 1। अब क्या है? सोडियम की बाहरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि नियोन की बाहरी कक्षा में है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाहरी कक्षा पूरा भरा हुआ है, लेकिन सोडियम का बाहरी कक्षा तो नहीं भरा हुआ। यानी ये जो नियोन है वो अस्टेबल है और जो सोडियम है वो क्या है? अनस्टेबल है। ये अस्टेबल तब होगा जब इसकी बाहरी कक्षाओं में 1 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 8 इलेक्ट्रॉन रहे। 8 कैसे होगा? तो अगर अपना बाहरी कक्षा में ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के भर ले या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना, जो अभी हमने देखा कि क्लोरीन को दिया। ठीक है। और यही कहानी एल्यूमिनियम का है। यानी सोडियम क्या होता है? अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है नियोन के जैसा, और एल्यूमिनियम भी क्या होता है? अपनी बाहरी कक्षा में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन खो करके ये नियोन के जैसा बन सकता है, जबकि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन खो करके नियोन के जैसा बन सकता है। देखिए के नीचे 2 नियोन में और एल के नीचे 8, और क्लोरीन के नीचे 2 और यानी के में 2, एल में 8 और एम में 17, एम में 7। तो 7 खो करके ये नियोन के जैसा बन सकता है, जबकि इसके पास एक और ऑप्शन है, एक कहीं से प्राप्त करके ये आर्गन के जैसा बन सकता है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि संयोजकता क्या है? तो संयोजकता सोडियम का 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देना चाहता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता भी क्या है? 1 है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3, इसकी 1 है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितना है? चूंकि एगो ये लेना चाहता है, इसलिए हम -1 कह सकते हैं। हालांकि माइनस होता नहीं है, बस एक इसकी संयोजकता 3 और इसकी संयोजकता 1। और यही चीज़ डिसाइड करेंगे धातु और अधातु। हम लोग समझेंगे कि धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे और उपधातु किसे कहेंगे। उपधातु, और एक बात और, क्या? अक्रिय यानी आवारा। अक्रिय यानी कि आवारा, या फिर हम इसे नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस। ये 3 बातें हम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाएंगे आपको। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? सोडियम की संयोजकता कितना है? चूंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खो करके नियोन के जैसा बनना चाहता है, इसीलिए सोडियम का संयोजकता 1 है। चूंकि एल्यूमिनियम क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन खो करके वो नियोन के जैसा बन सकता है या बनना चाहता है, इसीलिए उसकी संयोजकता कितनी है? 3 है। जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त करके अपनी बाहरी कक्षा में जो 7 है उसको 8 प्राप्त कर सकता है आर्गन के जैसा, इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है, या फिर हम -1 कह सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और समझिए, अस्थाई और अस्थाई पर। जो अक्रिय गैस होते हैं, जो 18वें समूह में होते हैं पीरियोडिक टेबल के जो 18वें समूह में होते हैं, उसे अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे नियोन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैस कहलाते हैं। जो पीरियोडिक टेबल के 18वें समूह में होते हैं उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। या फिर ये समझिए जिनकी बाहरी कक्षाएं पूरे पूरे भरे होते हैं, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इन सब के बाहरी कक्षाएं पूरे पूरे भरे होते हैं, तो ये अक्रिय गैस होते हैं। अब हर एक जो तत्व है, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, या फिर क्या है, सल्फर है, फास्फोरस है, सब के सब अपनी नज़दीकी गैसों के जैसा बनना चाहिए, नज़दीकी अक्रिय गैसों के जैसा बनना चाहता है। जैसे सोडियम नियोन के जैसा बनना चाहता है, एल्यूमिनियम नियोन कैसे बनना चाहता है, चूंकि सोडियम और एल्यूमिनियम 11 नंबर और 13 नंबर पे यानी कि 10 नंबर वाले के नज़दीक है, जबकि क्लोरीन नियोन कैसा नहीं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 17 नंबर पे क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 18 नंबर वाले आर्गन कैसे बनना चाहता है। यानी कोई भी तत्व अपने नज़दीकी जो अक्रिय गैस है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। फिर से, कोई भी परमाणु अपने नज़दीकी अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी परमाणु क्या है, अनस्टेबल है, वो अस्टेबल होने के लिए अपनी बाहरी कक्षाओं को भरना चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि संयोजकता डिसाइड करना इसी पर डिपेंड करता है कि जितनी वो इलेक्ट्रॉन खो सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त कर सकता है, ताकि वो अपनी बाहरी कक्षाओं को पूरा कर सके। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं उसमें कौन धातु है और कौन अधातु है। तो जैसे अगर बात की जाए तो जिनकी बाहरी कक्षाओं में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनकी बाहरी कक्षाओं में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 और 3, ये कहलाएंगे धातु। जिनकी बाहरी कक्षाओं में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे अधातु। और जिनकी बाहरी कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाएगा उपधातु। और जिनकी बाहरी कक्षाओं में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संयोजकता 0 मानी जाएंगी, और उस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अक्रिय या फिर आवारा या फिर उत्कृष्ट गैस कहलाएगा। अब समझे आप, जैसे कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्योंकि सोडियम 11 नंबर पे है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10, 10 और 1, 11, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम धातु है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे है। 12 नंबर मतलब 2, 8, 10, 10 और 2, 12, 2, 8, 10 का मतलब के में 2, एल में 8 और एम में 2। मैग्नीशियम के लिए बात करें तो 12 नंबर पे है, तो के में 2, एल में 8 और एम में कितनी, 2। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जबकि अधातु क्या कहलाएगा, जैसे क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, अधातु। और कार्बन के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में, कार्बन, यहाँ पे लिख रहे कार्बन क्या है, 6 नंबर पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे जाएगा, के नीचे 2 और एल के नीचे 4, इस तरह से, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4। अब समझे भैया, जो कार्बन है उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन बनना चाहेगा नियोन के जैसा, या कार्बन बनना चाहेगा हीलियम के जैसा। किसके जैसा, हीलियम कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हीलियम, ऐसे, ये है हीलियम, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्षा और के 2 से भरा हुआ। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अपना, कार्बन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन क्या है, कार्बन अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहने के वजह से क्या है, या तो 8 चाह सकता है या तो 2 भी चाह सकता है। इसके नज़दीकी में हीलियम है, तो हीलियम कैसा भी बन सकता है, और ये कार्बन नियोन के जैसा, इसके पास दोनों ऑप्शन है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन खोया तो बन जाएगा नियोन के जैसा, जबकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पाया तो बन जाएगा किसके साथ, नियोन के साथ। फिर से, अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन कहीं खो दिया तो बन जाएगा हीलियम के साथ, और अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया तो बन जाएगा नियोन के जैसा। ठीक है, तो कार्बन के पास दोनों ऑप्शन है, वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है या तो 4 को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कार्बन को ना तो धातु कहते हैं ना तो अधातु, उसको कहते हैं उपधातु, अंग्रेजी में उसे मेटालॉइड कहते हैं। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल, और उपधातु को मेटालॉइड, और अक्रिय गैसों को नोबेल गैस या फिर उत्कृष्ट गैस या फिर आवारा गैस। तो फिर से अब आप लोग समझ पाए कि सोडियम का संयोजकता 1 क्यों है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 क्यों है,
क्लोरीन की संयोजकता -1 क्यों है, 7 नहीं -1 या फिर 1, और मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी, 2। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना हो किसकी, कैल्शियम की, किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम है 20 नंबर पे। तो 20 नंबर पे कैसे लिखेंगे, के नीचे 2, एल के नीचे 8, एम के नीचे कितना 10, हो गया गलत। क्या हो गया गलत, देखिए तो कैल्शियम का क्या है, के नीचे 2, एल के नीचे 8 और एम के नीचे 10। 10 क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो के में जाते 2, एल में जाते हैं 8 और एम में जाते हैं 18 और एन में जाता है 32। 2, 8, 18 और 32। तो कैल्शियम के एम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 18 को, जबकि एम में हमने कितना रख दिया, 10। तो सही तो है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, कैसा होता कि बोर-बारी के नियम के मुताबिक किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसीलिए कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, 8 रहेगा। और 8 रहेगा तो इसके पास 2 कक्षा, इस तरह से 3 कक्षा नहीं है, इस प्रकार से ये नाभिक, ये 1 2, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और फिर क्या है, इसमें तीनों कक्षाएं भर गए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और नहीं रख सकता है तो जगह, बट रख नहीं सकता, क्योंकि बोर-बारी का साफ कहना, बोर-बारी का कहना नहीं भैया कि बाहरी कक्षा में आप 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए इसके पास एक और कक्षा को आना होगा, और वो कक्षा कौन सा है, एन कक्षा, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि ये है कैल्शियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और तब कैल्शियम का संयोजकता कितना है, तो देख लीजिए कैल्शियम है कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, और इसके नज़दीक में कौन है, आर्गन। कैल्शियम के नज़दीक में कौन है, आर्गन। तो कैल्शियम किसके से बनना चाहेगा, आर्गन के जैसा, जो कि आर्गन कितना नंबर पे है, 18 नंबर पे। तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को खो करके बन जाएगा आर्गन के जैसा। अब हम लोग आपको समझाते हैं कि कोई भी तत्व दूसरे के साथ अभिक्रिया क्यों करता है, यानी सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर नमक क्यों बनाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल क्यों बनाता है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाता है। और जो लोहा है वो आखिर बेचारा जंग काहे लग रहा है दिन भर, इसलिए जंग लग रहा है कि सभी के सभी तत्व अस्थायी यानी कि अनस्टेबल, अस्थायी नहीं है, वो क्या है, अस्थायी यानी अनस्टेबल है। सबकी बाहरी कक्षाएं पूरे भरे नहीं है, इसीलिए वो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, किसी न किसी को, या फिर किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। इसीलिए दुनिया में कोई भी तत्व क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस वजह से जो आपके सामने लोहा दिख रहा, हमारे सामने भी लोहा है, उसकी बाहरी कक्षा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन आ रहा है, उसको कहता दो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, इस वजह से लोहा पूरा कहा था जंग अलग अलग करके खत्म हो रहा। तो अब हम लोग जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किए तो उस पर ध्यान देखें, हम लोग संयोजकता निकालना सीख गए। अब हम लोग उस बात पे ध्यान रखें कि Na2O सही है कि MgCl2 सही है कि MgCl सही है, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार और स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सब इसे आप लोग क्या है प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी जब हम लोग संयोजकता की परिभाषा देंगे तो उसमें ये बात आप लोग को आएगा, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। रात के बज गए 1, पढ़ाते पढ़ाते मेरा हो गया माथा खराब, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो होगा, क्योंकि सुबह हमारे बच्चे आएंगे ट्यूशन और वे चाहेंगे हम एक बार संयोजकता को देख लें, यानी कि वो YouTube के अंदर हमारे चैनल में जाकर के संयोजकता को देखना चाहेंगे कि संयोजकता की परिभाषा क्या है, क्योंकि ज़ियाउद्दीन सर कल उनको लिख के आने बोले हैं संयोजकता की परिभाषा। अब आइए, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कैसे 1 और कैसे 2 वो आप देख लीजिए। सोडियम है 11 नंबर पे, 11 नंबर मतलब 2 8 10, 10 और 1 11, तो इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन है 8 नंबर पे, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे, जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे, 8 नंबर के वजह से 2 और 6 8, उसको 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा, 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो उसकी बाहरी कक्षाओं में उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाएगा Na2O। अब Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है 12 नंबर पे,
12 नंबर पे होने की वजह से मैग्नीशियम है 12 नंबर पे, मतलब 2, 8 और 2, और क्लोरीन है 17 नंबर पे, मतलब कि 2, 8 और 7। अब क्या बनेगा, Mg और Cl। Mg की वैलेंसी यानी संयोजकता 2 और Cl की वैलेंसी 7। 7 नहीं 1, कितना बार बोले, 7 नहीं 1। 1 क्यों, क्योंकि ये बाहरी कक्षा में 8 रखना चाहता है। 8 तो एक इसे 7 को दे करके ले सकता है या 1 प्राप्त करके, चूँकि ये इसके नज़दीक में कौन है, आर्गन है, तो आर्गन किसे बनना चाहेगा, तो इसकी संयोजकता 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बनेगा MgCl2। अब जल के बारे में, जल लिखना चाहे तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे, के कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे 2 और कितनी, 2 और 6, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से पाना चाहेगा, तो यहाँ पे खोएगा नहीं बल्कि साझेदारी करेगा। तो सोडियम इसकी संयोजकता, हाइड्रोजन की जो संयोजकता हो जाएगा 1, और जो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाए कौची, H2O। सही है। अब आप लोग को समझ में आया कि क्या सही है। अब अगर हम लोग कहें कि बताइए तो कि Al2Cl2 सही है कि Al2Cl3 सही है कि Al3Cl सही है या फिर AlCl3 सही है, तो सही है ये वाला। क्यों है सो आप समझ रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 और क्लोरीन की संयोजकता 1। अब आप लोग ये शायद समझ चुके हैं। अब हम आप लोगों को क्या है, इसे भी एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए और मैं आपको कुछ देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको देंगे संयोजकता की परिभाषा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आपको। क्वेश्चन है कि सूत्र को निम्नलिखित सूत्र में कौन सही है और कौन गलत है। यदि कोई गलत है तो सही सूत्र लिखें। निम्नलिखित में सूत्र में कौन सही है और कौन गलत है। यदि कोई गलत है तो सही सूत्र लिखें। ठीक है, अब देखिए तो कौन सही है और कौन गलत वाला में मसला में। जैसे पहला Na2O, ये बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा Mg2Cl, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही वाला क्या है, MgCl2। कैसे है वो आप समझ लीजिए। तीसरा क्या है, Al2Cl3, इसको आप सही गलत कर लीजिए। और चौथा क्या है, C2O। पांचवा क्या है, H2O। और छठा क्या है, छठा है MgO2। और संतवा क्या है, संतवा है NH3। और अंठवा क्या है, C4H4। और 9 नंबर ये हो गया 6, 7 और ये 8 नंबर हो गया। 8 नंबर क्या हो गया, NaCl। आप लोग इसको क्या है खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। कौन सही है तो सही टिक कीजिए, और अगर कोई क्या है गलत है तो उसको सही लिखने की अपनी कॉपी पर कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आए अंतिम में कि संयोजकता का परिभाषा क्या है। तो इसे फिर से एक बार स्क्रीनशॉट रखिए और हम आप लोगों को क्या है संयोजकता का परिभाषा देते हैं। ठीक है, संयोजकता यानी वैलेंसी, तत्व की संयोजन शक्ति को संयोजकता का नाम दिया गया है।
दूसरे शब्दों में संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या साझा करता है जब वह अपने ही तत्व के परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। और तीसरे शब्द ये परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अथवा स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाता है। बिल्कुल इसे मुजबानी याद करने को इसकी जगह रट लीजिए, एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। तत्व की संयोजन शक्ति को संयोजकता का नाम दिया गया है। संयोजकता क्या है? एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या साझा करता है जब वह अपने ही तत्व के परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ बंधन बनाता है। ठीक है। और तीसरे शब्दों में, और ये बढ़िया है, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा में अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है अथवा स्थानांतरण होती है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाता है। अब आप लोग संयोजकता शायद समझ चुके हैं। आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके गए हैं, यानी आपने 3 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखा है जो केवल संयोजकता से ही डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्या है, धातु है और कौन अधातु है। धातु अधातु को आप लोग डिसाइड कर सकते हैं इसी से, और उपधातु को भी, उपधातु। ठीक है। जैसे कि आप एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गन और उपधातु के साथ कुछ अक्रिय और कुछ सिलिकॉन और क्या सोडियम, इनमें आप डिसाइड करके देख लीजिए कि क्या है, कौन धातु है और कौन अधातु। ये आपके क्वेश्चन है, समझिए, जो आपको खुद सॉल्व करके देखना कि क्या आप बता पा रहे हो कि इनके क्या है 3 बातें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसकी संयोजकता क्या है, और ये धातु है कि अधातु है कि अक्रिय अर्थात अवारा है। और अगर आपने बढ़िया से सीखा है तो 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप हमें लिख करके और बताइएगा, है ना, कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 20 नंबर पे है और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि कितना नंबर पे है, 26 नंबर पे। और इन दोनों को डिसाइड करके दीजिएगा कि वो धातु है कि अधातु। ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या है, हमने क्या है आपको को संयोजकता के बारे में बताया, और ये संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ठीक लगता है, हमारे चैनल से आपको पढ़ाई हमारी समझ में आई, तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और भी आप लोगों को क्या है नए नए वीडियो बना करके दे सके अच्छे अच्छे टॉपिक पे। ठीक है। धन्यवाद।